हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दिस इज़ परमीत, योर इंग्लिश टीचर। और जैसा कि हम देख रहे थे इंग्लिश में, हमने प्रीवियस वीडियो में अपने जो PYQs थे 2021 से लेकर 25 तक के वो देख चुके थे इंग्लिश के। एंड आज हमें जो देखना है वो रहेगा हमारा 2020 से लेकर 2015 तक के MCQs। तो इसी के साथ हमारे पिछले PYQs 10 ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आई होप कि जो आपने पिछली वीडियो में PYQs देखे, जो MCQs देखे, उनके हर एक MCQ का पर्सपेक्टिव, हर एक MCQ का जो बात वो कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो उस चीज़ को शो करना चाह रहा है, जिस तरह से फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चीज़ को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और उसी से मतलब क्या होगा कि अगर सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो यू विल नॉट बी कन्फ्यूज। आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ऐसी रूल्स को फॉलो करना होता है या फिर क्या हमें चीज़ उसमें करनी होती है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारे पास आज है PYQs 2020, 19, 18, 17 एंड 16 के। तो जिससे ये होगा कि जितनी ज़्यादा हम PYQs को प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारी एक आइडिया मिलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आखिर AMU एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो इससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो AMU एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। अगर आप अच्छे से समझोगे, उसको अच्छे से क्लैरिफाई करके चलोगे स्टार्टिंग से ही, तो ये आपका इजीली क्लियर होने वाला है और इंग्लिश तो आपका निकल ही जाएगा, राइट। तो देखते हैं। अब हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा 2020 इंग्लिश के PYQs, राइट। अब एक एक करके हम PYQs को देखेंगे और हर एक PYQ को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिर उसका आंसर ABCD ऑप्शंस में से ऐसा क्यों है। इज इट ओके? चलिए अब पहला MCQ देखते हैं। डैश शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। ठीक है, अब इसका पहले पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे भला और किसका डर सिवाय उसके जो कि मुझे हर्ट करे, राइट। मुझे भला किसका डर सिवाय उनके जो कि मुझे हर्ट करे, यानी कि मैं आखिर किससे डरूं। तो अब मुझे यहाँ पर लगाना है अपना कि हुज आएगा, हुम आएगा, हु आएगा या विच आएगा। देखो विच तो कैंसिल हो गया क्योंकि विच हम कभी भी किसी पर्सन के लिए यूज नहीं करते, राइट। तो मतलब अगर यहाँ पर बात हो रही है तो किसी पर्सन की होगी, राइट। और अब बात करें हुज, हुम या हु में से, ठीक है, तो हु भी नहीं होगा। अब हुज या हुम में से देखेंगे तो हुज मतलब जिसका, ठीक है, और हुम का मतलब होता है जिससे या किससे। यानी कि इसका मतलब है किसी का कोई सामान है, कोई पर्टिकुलर थिंग है, तो ये बिलोंगिंग को शो करता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आस्क करने को शो करता है, ठीक है, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर जो सुटेबल बैठेगा वो हो जाएगा whom shall I fear but the ones who hurt me, राइट। आखिर मैं किससे डरूं सिवाय उनके जो मुझे हर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट। आई सॉ हिम डैश द बेकर्स। अब ये बेकर्स क्या है? ये बेकर है और अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि जहां पर बेकर्स होते हैं उनके घर पे या उनकी शॉप पे, यानी कि वही बात हो गई। तो आई सॉ हिम एट द बेकर्स, बाय द बेकर्स, टू द बेकर्स, इन द। देखो इन द तो कैंसिल हो गया क्योंकि अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो इन द तो हो ही नहीं सकता, राइट। अब टू द बेकर्स भी नहीं होगा क्योंकि टू हम उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं जब भी हमें कहीं जाने वाली चीज को शो करना हो, राइट। उसके बाद बाय भी नहीं होगा। आई सॉ हिम एट द बेकर्स। इज इट ओके? इसमें आ जाएगा हमारा एट। चलिए नेक्स्ट। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली ना हमने कई बार ये वर्ड सुना है, राइट। ग्रेजुअली हम यूजुअली साइंस में यूज़ करते हैं ग्रेजुअली वर्ड, ठीक है। तो ग्रेजुअली वर्ड आखिर होता क्या है? ग्रेजुअली का मतलब है कि किसी प्रोसेस का होना वेरी स्लोली या बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो प्रोसेस, राइट। तो अब हमें ग्रेजुअली का सिनोनिम निकालना है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड इनमें से जो कि सेम मीन कर रहा हो। सिनोनिम से याद रखा करो सेम मीनिंग है, ठीक है, सेम मीनिंग निकालना है हमें। तो ग्रेजुअली का सेम मीन क्या करेगा? स्लोली, फोर्सफुली, स्पीडीली, स्कार्सली। तो यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया स्लोली, तो ग्रेजुअली का जो हमारा सिनोनिम हो गया वो हो जाएगा स्लोली। चलिए, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू 3 आवर्स। अब अच्छा, अब जिसने मेरे टेंसेस की वीडियो देखी है उनको ये अच्छे से पता होगा कि हम सिंस कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं।
सिंस हम यूज़ करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, सपोज करो 5 o'clock या 6 o'clock। और फॉर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि पूरी ड्यूरेशन, कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से। हमें ये नहीं पता कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हो रही है, ये हम नहीं जानते, बट हाँ हमें इतना पता है कि ओवरऑल कितना टाइम ड्यूरेशन है, ओवरऑल टाइम पीरियड कितना है वो है। तो यहाँ पर जो 3 hours है वो एक्चुअली में क्या डिनोट कर रहा है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम, कि 3 घंटे। अब ये 3 घंटे कौन से हैं ये नहीं बताया गया, राइट। तो इसमें हमें किसका यूज करना चाहिए, फॉर का। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, तो सिंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एमेच्योर, ठीक है। एमेच्योर का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इतना प्रोफेशनल नहीं है, हर चीज़ को लेके एमेच्योर है, राइट। तो नॉबल, ब्रेव, फ्रेंडली या फिर प्रोफेशनल, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेशनल। लास्ट सैटरडे आर स्कूल डैश फॉर द समर वेकेशन, कि लास्ट सैटरडे जो अभी बीता था सैटरडे, तब हमारा जो स्कूल है वो समर वेकेशंस के लिए क्लोज हो गया है, यानी कि अब लास्ट सैटरडे के बाद वहाँ पर समर वेकेशन हेल्ड नहीं होंगे। इज इट ओके। तो यहाँ पर ये पास्ट हो गया कि वो जो काम है, जो काम बताया जा रहा है वो ऑलरेडी डन है, वो क्लोज हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर क्लोजेज आना चाहिए नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में बताता है। क्लोज्ड विल बी आर राइट ऑप्शन। विल क्लोज तो फ्यूचर हो गया, और इज क्लोजिंग यानी कि अभी क्लोज हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट सैटरडे, क्योंकि लास्ट सैटरडे की बात हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज्ड। चलिए नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ। हाँ, इसको समझ लो। अब बच्चे क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ लिखा है फादर इन लॉ, तो वो यहाँ पर एस लगा देंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि प्लूरल में एस लगा दो या एस लगा दो तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, ठीक है। बट अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं जब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड या फिर कोई फ्रेज यूज हो रहा हो, उसका अगर हमें प्लूरल बनाना है, तो हम उसमें जो मेन अपना नाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल फादर इज अ कॉमन नाउन, तो यहाँ पर इस केस में हम यहाँ पर एस लगाएंगे, ना कि यहाँ पर। तो हमारा इसका प्लूरल क्या रहने वाला है, फादर्स इन लॉ, राइट, फादर्स इन लॉ। दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। इसमें हमें करेक्ट वर्ब बताना है। द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे बीच में एंड लगा है, ठीक है, और दोनों दो चीज़ें हैं, तो जब दो चीज़ें मिल गई तो वो प्लूरल हो गया, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। बट एक्चुअल में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जब हम उनको एक साथ यूज़ करें जिनके बिना वो अधूरे हैं, यानी कि वो एक ही कंटेक्स्ट को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर एक ही कंटेक्स्ट को शो कर रहा है, इन दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ हम कभी भी प्लूरल नहीं लगाते, इसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हॉर्स एंड कैरेज है, तो अब ये सेम कंटेक्स्ट है, सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लूरल हमें नहीं लगाना है। दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 years passed since my uncle has died. 4 years have passed since my uncle died. 4 years before my uncle had died and 4 years had passed since my uncle had died. अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है 4 years passed, 4 साल बीत गए, सिंस माई अंकल हैज़ डाइड, बट यहाँ पर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है। इज इट ओके। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर अब इन तीनों में चेक कर लो कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब सही हो जाएगा। तो बिफोर भी नहीं होगा, ठीक है, हैड भी नहीं होगा, वाई, क्योंकि हैड यहाँ पर भी यूज्ड है और यहाँ पर भी यूज्ड है। ओके, तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन कि 4 years हैव पास्ड सिंस माई अंकल डाइड। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है जो कि ईयर्स के बाद होगा। दैट विल बी 4 years हैव पास्ड सिंस माई अंकल डाइड। चलिए, राहुल थॉट अ लॉट अबाउट डैश हिज ब्रदर टोल्ड हिम, कि राहुल ने उस बारे में बहुत सोचा जो बात उसके भाई ने उसको बताई थी, राइट। तो राहुल थॉट अ लॉट अबाउट विच हिज ब्रदर टोल्ड हिम, विच तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डैट भी नहीं होगा, वॉट हो सकता है, हाउ भी नहीं होगा, ठीक है। तो राहुल थॉट अ लॉट अबाउट व्हाट हिज ब्रदर टोल्ड हिम, कि जो भी बात उसके ब्रदर ने उसको बताई तो उसने उस बारे में बहुत सोचा। चलिए, अब इसी के साथ 2020 ओवर हो गया है, अब 2019 का देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
अब 2019 पे आ जाओ। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सल्ट्री, ठीक है, इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या होता है? अनप्लीजेंट, इम्प्योर, इल स्पेलिंग एंड ऑप्रेसिव। अब देखो, अगर तुम्हें सपोज करो सल्ट्री का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो अब हम ये चीज देख रहे हैं कि देखो अनप्लीजेंट मतलब कि जो जिसकी खुशबू बुरी हो, और इल स्मेलिंग में मतलब जिसकी खुशबू बुरी हो। तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो क्योंकि दो ऑप्शन कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आया? अब हमने ये देखा कि इल स्मेलिंग और अनप्लीजेंट जो चीज होगी वो इम्प्योर भी हो सकती है, तो लगभग देखा जाए तो इन तीनों के मीनिंग सेम लग रहे हैं हमें। इज इट ओके? तो अब यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग क्या हुआ? ऑप्रेसिव। सल्ट्री का मतलब होता है थोड़ा गुस्से वाला, ऑप्रेसिव। इज इट ओके? तो यहाँ पर इस तरह से अगर बाय चांस आपको सिनोनिम वाला जो वर्ड है उसको आप नहीं जानते हो, आपने नहीं सुना उसके बारे में, तो ऑप्शंस पे फोकस करो। जो आपको लग रहा है कि 2 या 3 ऑप्शन का मतलब सेम बन रहा है, तो वो 2-3 ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते, उनको एलिमिनेट कर दो। एंड इससे क्या होगा कि आपका जो गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। चलो, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अजार, ठीक है, इसका क्या होगा? एंटोनिम मतलब अपोजिट, तो इसमें आएगा अनफास्टेड है, अनलैस्ड, ओपन और क्लोज्ड। इसका एंटोनिम होना चाहिए क्लोज्ड। यस, चलो, आई एम डैश द शिप टू श्रीलंका, ठीक है, आई एम एट द शिप, ऑन द शिप, विद द शिप या इन द शिप, ठीक है, तो आई एम ऑन द शिप टू श्रीलंका, मैं शिप पर हूं श्रीलंका जाने के लिए। We have not seen each other dash ages। अब इसमें क्या आ जाएगा? For ages, since ages, from ages या by ages। We have not seen each other from ages। Select the passive form of the sentence Ashley wrote this novel। अब इसका पैसिव वॉइस निकालना है। अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा है Ashley wrote, तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, राइट तो हमारा जो पैसिव वॉइस है वो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो दिस नॉवल वॉज रिटन बाय एशले नहीं आएगा। दिस नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी ज़रूरत नहीं है, बीइंग तो आईएनजी वालों के साथ लगता है, राइट तो द नॉवल वॉज रिटन बाय एशले। चलो, ही न्यू द स्टोरी बिकॉज ही हैड रीड द बुक आफ्टर, बिफोर, एगो या वाइल, कि उसको स्टोरी पता थी क्योंकि उसने बुक पहले से पढ़ रखी थी, राइट तो पहले जो हो चुका है यानी कि बिफोर। ही न्यू द, ही रीड द बुक बिफोर। चलो, प्लीज डैश द कर्टेन्स। अच्छा, अब हम जब भी हमें कर्टेन्स को खोलना होता है तो हम उसके लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं? ड्रॉ द कर्टेन्स, स्ट्रेच द कर्टेन्स, एनलार्ज द कर्टेन्स या अनफास्टन द कर्टेन्स। जो सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड है जो हमने सुनते हुए देखा भी होगा, ड्रॉ। अब ये वो ड्राइंग वाला ड्रॉ नहीं है कि पेपर निकाल के उस पर कर्टेन ड्रॉ करो, नो, ये इसका मतलब होता है कि जब कर्टेन एक साथ लगे हुए होते हैं तो उनको ड्रॉ करना यानी कि खोल देना, राइट तो प्लीज ड्रॉ द कर्टेन्स। चलिए, द डॉक्टर अटेंड डैश द पेशेंट वेरी क्वाइटली, ठीक है, द डॉक्टर अटेंडेड इनटू द पेशेंट, बिल्कुल अंदर जाके तो अटेंड नहीं करने वाला है, राइट ऑन द पेशेंट भी नहीं होगा, टू द पेशेंट या अपॉन द पेशेंट, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। चलिए, डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, तो अब इसमें क्या बात हो रही है, जो इसमें अब हमें आ या दा का यूज करना है, राइट तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मेन फोकस किस पर है, क्लाउड्स पर है, राइट तो द डार्केस्ट क्लाउड has a silver lining. This will be our correct option. Which of the following is correctly spelled? Spelling check करनी है भाई साइकेट्रिस्ट की, right? तो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की ये गलत है, this will, इसमें H नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट है साइकेट्रिस्ट। चलिए, 2019 भी ओवर है, अब 2018 के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। 2020 एंड 19 के हमारे PYQs डन है, हो चुके हैं, वेरी इजीली कर लिए हमने। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जुबिलियंट, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जुबिलियंट का मतलब होता है, अच्छा अब इस तरह से देखेंगे अगर तो जुबिलियंट का क्या मतलब माना जाएगा, जैसे कि जो बहुत खुश रहता है, खुश दिल, राइट मतलब जो बहुत इंजॉय करता है, बहुत जॉय में रहता है, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, फनी या जॉयफुल। तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि जुबिलेंट मतलब जो बहुत खुश रहता है, जो बहुत मतलब इंजॉय करता है या जो भी है, तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर वो हो सकता है जॉयफुल।
चलिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड टिमिड। टिमिड का मतलब तो सबको पता होगा। टिमिड मतलब जो बिल्कुल लेजी मान लो, या कुछ ऐसा मान लो जो बिल्कुल अच्छा ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो बहुत डरपोक हो एक तरह से, राइट। तो उसका अपोजिट मान लो, लेजी, डरपोक, किसी काम कार का नहीं, इस तरह से, राइट। तो द एंटोनिम यानी कि इसका उल्टा बताना है। कवर्ड नहीं होगा, फियरफुल। अब देखो ये भी हमें पता लग रहा है कि फियरफुल और कवर्ड एक ही चीज है, डरपोक, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टिमिड का बोल्ड। चलो नेक्स्ट, आई डैश द कंप्यूटर इट इज ऑल राइट नाउ, कि मैंने कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया है और अब ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आई है, और आई के साथ हैज या हैव में से हम किसका यूज करते हैं, हैव का। तो आई हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर इट इज ऑल राइट नाउ। चलिए, इसमें हैव रिपेयर्ड आएगा। नेक्स्ट, द सर्वेंट ऑलवेज कंपाइल्स डैश द विशेज ऑफ हिज मास्टर, राइट। अब ये है कि जो सर्वेंट है वो हमेशा कंपाइल, कंपाइल मतलब क्या होता है कि किसी की बात को मानना, राइट। तो वो जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर की विशेज के अकॉर्डिंग चलता है, उनके साथ चलता है। जैसे जैसा उसका मास्टर विश करता है वैसा वैसा वो काम करता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, टू, विद, इन या टूवर्ड्स। टूवर्ड्स तो नहीं होगा क्योंकि टूवर्ड्स हमारा किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर टू द विशेज ऑफ हिज मास्टर नहीं होगा, विद मतलब कि उसके मास्टर की विशेज के साथ वो आगे चलता है या कोई भी काम करता है। चलिए, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये पास्ट में है और इसमें आईएनजी लगा है, और अगर ये पास्ट में है और इसमें आईएनजी लगा है तो हमें इतना पता लग गया कि इसमें बीइंग लगने वाला है, BEING, दैट बीइंग, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। अब यहाँ पर ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लेड तो हमने कर दिया, बट इसके साथ जो आईएनजी के प्लेस पर बीइंग लगना था वो हम इसमें ऑप्शन में नहीं देख पाए। तो यहाँ पर everything is correct, cricket was being played by the boys। चलो, I enjoy visiting many different countries dash I wouldn't want to live anywhere else but India। तो इसमें वो कह रहा है कि मैंने जब दूसरी कंट्रीज में घूमा तो मैंने बहुत इंजॉय किया, लेकिन फिर भी मैं अगर रहने का सोचूं तो मैं वो इंडिया में ही रह सकता हूँ सिवाय और किसी कंट्री के, राइट। तो इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि हम लेकिन का यूज कर रहे हैं, और लेकिन वाला जो प्रीपोजिशन है उसके लिए हम बट का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आई एंजॉय विजिटिंग मैनी डिफरेंट कंट्रीज बट आई वुड नॉट वांट टू लिव एनीवेयर एल्स बट इंडिया। अ बॉम्ब स्केयर डैश अ डिले ऑफ द फ्लाइट। अब ये क्या हुआ कि एक बॉम्ब स्केयर हो गया, यानी कि एक बॉम्ब की अफवाह फैली और उससे सब डर गए, या जो भी बॉम्ब था उससे सब डर गए। इसकी वजह से जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, यानी कि वो काम हो चुका है, राइट। तो अब जो बॉम्ब स्केयर है वो पहले हो चुका होगा तभी तो फ्लाइट डिले हुई, राइट। यानी कि ऐसा तो नहीं कि वो बाद में होने वाला है और डिलेड फ्लाइट पहले ही हो गई, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। जब बॉम्ब स्केयर वहां पर हुआ उसकी वजह से फ्लाइट डिले हो गई, यानी कि जो बॉम्ब स्केयर है वो पास्ट में माना जाएगा, राइट। तो अ बॉम्ब स्केयर कॉज्ड अ डिले ऑफ द फ्लाइट, पास्ट में जाएंगे इसमें। चलिए, वी ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक। हम फिशिंग करने ज़्यादातर रिवर बैंक मतलब रिवर के बैंक में यानी कि रिवर के किनारे जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी रिवर जैसे वर्ड्स का यूज़ हो तो उसमें जो हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा अलोंग द रिवर बैंक। इनसाइड तो नहीं जाएंगे ना उसके, टूवर्ड्स भी नहीं जाएंगे, टूवर्ड्स तो डायरेक्शन हो गई, राइट। और इधर विद द रिवर बैंक, उसके साथ थोड़ी ना फिशिंग कर रहे हैं रिवर के साथ, है ना। हम रिवर के उसके बैंक के अलोंग वहाँ बैठकर, ठीक है, स्विमिंग कर रहे हैं। चलो, द शॉप डैश एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब वो हर मॉर्निंग काम हो रहा है, यानी कि डेली रूटीन। और डेली रूटीन के बारे में हमने किस में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट में, कि जो सिंपल प्रेजेंट हैं वो हमारे डेली रूटीन, जनरल ट्रूथ एक्सेट्रा को बताते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब डेली रूटीन आ गया तो हमें ये पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट आ गया। और सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा रूल होता है दैट सेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल, एंड देन इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब ओपन है तो ओपन के साथ क्या आना चाहिए,
एस क्योंकि शॉप इज सिंगुलर. द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग. चलिए, द इडियम कट कॉर्नर्स मीन्स. देखो, अब कट कॉर्नर्स का क्या मतलब है कि बड़ा ऐसा काम करना जो कि एकदम रिस्की सा हो, या फिर बहुत रिस्क के साथ किसी काम को करना, या फिर कोई बड़े काम को परफॉर्म करना बहुत जल्दी में, राइट. तो ये हमारा कट कॉर्नर्स का मतलब हो गया. तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सीधा मतलब बता रहा है. व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी. सेव मनी यहाँ गलत हो गया, राइट. तो सेव मनी ऐसा कुछ नहीं है. टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, ये हो सकता है, राइट. चलिए, साइकिलिंग इज फन. वट इज साइकिलिंग इन द सेंटेंस. साइकिलिंग, अब यहाँ पे साइकिलिंग हमारी एक वर्ब है, और जिसने वर्ब वाली वीडियो देखी है उसने जेरेंड्स भी पढ़े हैं, राइट. जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब देखा है. तो अब जेरेंड्स क्या होते हैं, वो वाली वर्ब होती हैं जिसमें हमारा आईएनजी का यूज़ होता है, उसको हम आसानी से पहचान लेते हैं. तो यहाँ पर जो साइकिलिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, जेरेंड्स. Which of the following is incorrectly spelled. इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है. डिसीव की ठीक है, ये ठीक है हमारी स्पेलिंग. बिलीव की ठीक है, ठीक है. रिसीव की भी ठीक है, ये गलत है. डिफ्रॉड, ठीक है, ये हमारा आंसर है. चलिए नेक्स्ट, अब 2017 पे आ जाते हैं. 18 के भी डन हो गए, इसके देखने हैं हमने PYQs. चलो, मैनी पीपल डैश इन द एक्सप्लोजन. जो बहुत सारे लोग थे वो एक्सप्लोजन में मारे गए, ठीक है. वॉज किल्ड, इज किल्ड, वर किल्ड या हैव किल्ड. तो मैनी है, बहुत सारे हैं, प्लूरल जाएगा, राइट. वेरी इजी. तो द मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन. यू हैव टू लीव योर शूज डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस. आपको अपने शूज डोर पर ही उतारने होंगे या डोर के पास उतारने होंगे जब आप अंदर एंटर करें. तो इन द डोर यानी कि डोर में, डोर के अंदर थोड़ा ना उतार सकते हैं, राइट. ओवर द डोर भी नहीं हो सकता. टू द डोर और बाय द डोर में से क्या होना चाहिए, ठीक है. तो टू द डोर, तो टू का मतलब तो हो गया किसी के लिए, डोर के लिए शूज थोड़ी ना उतारने हैं, राइट. तो बाय द डोर हो सकता है कि हमें जो शूज हैं वो बाय द डोर उतारने होंगे अंदर एंटर करने से पहले. नाइदर ही नॉर आई डैश प्रेजेंट देयर. तो यहाँ पर मैंने रूल बताया था कि जब नीदर या नॉर लगा हो तो उसमें हम आगे वाला जो अपना सब्जेक्ट है उसको देखते हैं. तो नीदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट देयर, सिंगुलर. 2 and 2 डैश 4. अब 2 and 2 है, प्लूरल बन गया, ठीक है. अगर सिंगुलर होता तो हम वहाँ पर मेक्स का यूज़ करते, लेकिन 2 and 2 प्लूरल बन गया तो उसमें से हमारा जो एस है वो हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा. 2 and 2 मेक 4. चलिए, व्हाट इज द सिनोनिम एडमोनिश. एडमोनिश का क्या सिनोनिम होता है, यानी कि सेम वर्ड. एडमोनिश का मतलब है किसी को लास्ट टाइम कोई बात कह देना या किसी को वार्निंग दे देना, ठीक है. तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, एनकरेज नहीं होगा, एब्डिकेट ये होता है. तो यहाँ पे टू वार्न, ठीक है. व्हाट इज द सिनोनिम एडमोनिश, टू वार्न. व्हाट इज द सिनोनिम परमिट. परमिट का सिनोनिम बताना है. तो अब एक्चुअली मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं है, दूसरा है ये परमिट, राइट. तो यहाँ पर परमिट का सिनोनिम, परमिट मतलब किस चीज़ को अलाउ करना, यानी कि परमिशन देना, राइट. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका सेम मीनिंग वर्ड, गिव, फॉरबिड, अलाउ या फिर प्रिजर्व. अलाउ सिंपल है कि किसी भी चीज़ को परमिशन देना या फिर अलाउ करना, राइट. चलिए, यू हैव सीन हिम डैश क्वेश्चन मार्क. हैवेंट यू, कांट यू, डोंट यू और डिडंट यू. वेरी इजी, साफ साफ हिंट मिल रही है कि जो हेल्पिंग वर्ब इधर यूज होगा वही हेल्पिंग वर्ब को हमें यहाँ पर भी यूज करना होगा. इज इट ओके अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आरंट यू, हैवेंट यू, डोंट यू, तो जैसा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज हुआ है, जो मतलब स्टेटमेंट में यूज हुआ है, वही सेम हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म आप उसके क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में यूज करेंगे. तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा हैवेंट यू, हैवेंट. चलो, अ डैश ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे. ठीक है, अब ये क्या, इसमें क्या आना चाहिए, ग्रुप ऑफ गीज को क्या बोलते हैं, गैगल. अ गैगल ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे. तो सुना भी होगा आप लोगों ने, गैगल ऑफ गीज बड़ा कॉमन है. चलिए,
टॉलरेंस शुड बी डैश गाइडिंग प्रिंसिपल। जो टॉलरेंस है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। शुड बी यानी कि सजेशन दे रहे हैं हम, तो चाहिए में आ गया वो। तो टॉलरेंस एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। अब वो एक है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अ। तो टॉलरेंस शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल। I talked to the girl dash car had broken down in front of the shop। मैंने उस लड़की से बात करी जिसकी कार शॉप के फ्रंट में ब्रोक डाउन हो गई थी, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो, जिसकी कार। अब ये मैंने फर्स्ट एमसीक्यू में बताया था शायद, फर्स्ट पीवाई की जो अभी हमने पढ़ रहे हैं 2020 वाले में, हुज और हुम में डिफरेंस। तो हुज क्या था, जब किसी को कोई चीज़ बिलोंग करती है, जब हम बिलोंगिंग बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर कार उस लड़की की बिलोंगिंग है, राइट। तो इस केस में हमें किसका यूज करना चाहिए, हुज। हुज कार हैड ब्रोकन। ओके, चलिए नेक्स्ट। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश गिवन वैक्सीनेशन। कि हर एक लड़का और हर एक लड़की को वैक्सीनेशन दी गई, ठीक है। तो ये पास्ट में है, दी गई है, राइट। तो ये पास्ट में जाने वाला है, यानी कि वॉज या वर में से कुछ आएगा। तो अब एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल यानी कि हर एक बॉय और हर एक गर्ल, तो इस केस में हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे एवरी के केस में। तो वॉज गिवन वैक्सीनेशन। चलिए, आई कैन नॉट स्विम डैश आई कैन स्काई। कि मैं स्विम नहीं कर सकता बट मैं स्काई कर सकता हूँ। तो इसमें लेकिन आ जाएगा ना, बट देखो मेरे मतलब ये नॉर्मल वर्ड है, ये बट जो है ये आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, ऐसा कोई मैसिव वर्ड नहीं है कि आपको इसका मतलब नहीं पता, राइट। तो बट का मतलब होता है लेकिन, कि मैं एक काम नहीं कर सकता लेकिन मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे जब भी लेकिन का आपको साउंड सुनाई दे जाए स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते टाइम, तो वहाँ पर बिल्कुल आप बट लगा दीजिएगा। तो आई कैन नॉट स्विम बट आई कैन स्काई। चलिए नेक्स्ट, 2017 भी ओवर, 2016। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। चलो, व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय। ये बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, R.N. टैगोर। अ डैश ऑफ सॉक्स। अब सॉक्स का, अगर सॉक्स की बात करें तो सॉक्स को हमेशा किस में कंसीडर किया जाता है, पेयर में, राइट। अब पीस ऑफ सॉक्स, मटेरियल ऑफ सॉक्स, पेयर्स ऑफ सॉक्स या पेयर। अच्छा, वो दोनों तो नहीं है ऑप्शन। अब यहाँ पर बताओ कि पेयर्स होना चाहिए या पेयर होना चाहिए। सॉक्स को मिलाकर अ लिखा है यानी कि सिंगल, तो सिंगल पेयर माना जाएगा। दो सॉक्स को मिलाकर एक सिंगल पेयर बनता है, राइट, पेयर्स नहीं होगा। यू आर अ जर्मन डैश यू। अभी मैंने बताया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो वही हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन वर्ड में भी यूज कर देना। यू आर अ जर्मन, यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, सिंपल आर एंड यू। भाई इतनी इजी है, आराम से, मतलब अगर 8 से 9 क्वेश्चन हैं तो 7 तो आपके पक्का ठीक जाने ही चाहिए। मतलब अच्छी बात है अगर 9 के 9 आप लोग कर लो, ठीक है। बट ये वेरी इजी हैं, ऐसा कुछ इनमें टफ है नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, बाकी तो ये सब हो जाएगा। और पढ़ने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा, राइट। तो अब अगला चलते हैं। एट 6 PM आई स्टार्टेड टू गेट एंग्री विद हिम बिकॉज ही वॉज लेट। 6 बजे मैं उस पर गुस्सा होना शुरू हो गया, राइट, क्योंकि वो लेट था हमेशा की तरह, ठीक है। अब हमेशा की तरह में क्या आना चाहिए, एज यूजुअल, इन जनरल, टिपिकली या यूजुअली, ठीक है। इन जनरल और टिपिकली तो नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें आ जाना चाहिए एज यूजुअल। चलो, आई लिसन डैश व्हाट शी सैड, ठीक है। आई लिसन टू व्हाट शी सैड बन रहा है सेंस कि मैंने उस चीज को सुना जो कि उसने कही, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रॉम, एट और फॉर। फ्रॉम मतलब किसी के द्वारा काम किया गया, राइट। फॉर मतलब किसी के लिए काम किया गया, और एट हमारा या तो पोजीशन के लिए यूज होता है या फिर टाइम के लिए, पोजीशन और टाइम, राइट। तो हमारा इसमें बेस्ट केस क्या रहेगा, आई लिसन टू व्हाट शी सेड। चलिए, yesterday I saw a movie that my friends dashed the week before। कि कल मैंने एक मूवी देखी जो कि मेरे फ्रेंड्स एक वीक पहले ही देख चुके थे, यानी कि वो हो चुका है, राइट। तो इसमें सीन आना चाहिए, हैव सीन, हैड सीन या वर सीन। तो इसमें हैड सीन आना चाहिए। yesterday I saw a movie that my friends had seen the week before। चलिए,
द एग्जामिनेशन वॉज डैश नो वन पास्ड। अब एग्जामिनेशन बड़ी हार्ड थी कि उसे कोई पास नहीं कर पाया, राइट। तो द एग्जामिनेशन वॉज सो हार्ड डैट नो वन कैन पास और वेरी हार्ड। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए क्योंकि ये दोनों तो गलत हैं। देखिए यहाँ पर डैट का यूज नहीं हो रहा है, ओके। तो सो हार्ड भी हो सकता है, वेरी हार्ड भी हो सकता है इसमें। द एग्जामिनेशन वॉज सो हार्ड डैट नो वन पास्ड, या फिर वेरी हार्ड डैट नो वन पास्ड। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज डैश, ईच के साथ सिंगुलर बताया था मैंने पिछली वीडियोस में है। ईच जब भी लगा हो, ठीक है, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ या हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ वाला कौन सा सिंपल बता दो, हैज़ रीड द बुक्स। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ रेड द बुक्स, सिंपल। मतलब अगर आपको एक छोटा सा रूल पता है ना, आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। अगर हमें पता है कि ईच के साथ सिंगुलर है तो और कुछ देखना ही नहीं है भाई, सिंपल पहला पहला वर्ड देख लो सिंगुलर कौन सा है। मतलब वेरी इजी हो गया ना ये तो, अगर आपको सिर्फ छोटा सा रूल पता है कि ईच के साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं, ईच को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। आफ्टर बताना है, आफ्टर क्या होता है, द पुलिस रैन आफ्टर द कन्विक्ट। अब जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़े हैं वो ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो आफ्टर वेरी इजी है, आफ्टर इज आर प्रेपोजिशन, आफ्टर, बिफोर, इनटू, टुवर्ड्स, ये सब प्रेपोजिशंस में आते हैं, तो आफ्टर विल बी आर प्रेपोजिशन। इफ यू सी अ फायर यू डैश कॉल अ फायर ब्रिगेड, कि अगर आपको फायर दिख जाए तो आपको फायर ब्रिगेड बुलानी चाहिए। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग अ सजेशन, हम किसी को एक सजेशन दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। और जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो उस केस में हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, शुड। ये भी पता होना चाहिए कि शुड इज यूज्ड फॉर सजेशन, ओके। तो यहां पर इफ यू सी अ फायर यू शुड कॉल अ फायर ब्रिगेड। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फिलअप तो है ही नहीं भाई, इसमें फिलअप मिसिंग है, ये रॉन्ग है। चलो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल यानी कि ए एन द। तो डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। तो इसमें अच्छा, अब ओ से स्टार्ट है, बच्चे एन लगाएंगे, लेकिन एन ऑरेंज अगर हम लिखें तो एन के साथ सिर्फ वन ही ऑरेंज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर को डिनोट करेगा, तो एन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे वॉवल है तो इसमें अ भी नहीं आ सकता, ठीक है। और ऑरेंजेस एक कॉमन नाउन है तो इसमें द भी नहीं आ सकता, तो इसमें हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होने वाला है, नो आर्टिकल। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑरेंज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ऑरेंज के टाइप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम एक जनरल चीज़ बोल रहे हैं कि जो ऑरेंजेस हैं वो नागपुर में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये वाले PYQs भी खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे इनसे रिलेटेड, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक वाली सीरीज चल रही थी टेंसेज हो गया और एक्टिव पैसिव हो गया वो तो आएगा ही, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।